हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्कूली। स्वागत है आप सब लोगों का। और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं इतने अरसे से कोई वीडियो नहीं बना पाया। तो आज का ये टॉपिक जो है ये एग्रीकल्चर है, जो कि जेकेएसएसबी के सिलेबस में है। और ये एग्रीकल्चर में आज के टॉपिक में इस पूरे वीडियो में क्या रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ। पहला तो इसमें ये रहेगा कि मैं आपको बताऊंगा कि कुछ एक फैक्ट्स बताऊंगा मैं, जो पूछे जा सकते हैं। कुछ एक एमसीक्यूज भी हैं, वो भी लेके आया हूँ। और कुछ एक बेसिक नॉलेज भी है। ये एग्रीकल्चर अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसी वजह से मुझे लगता है सब बच्चों को प्रॉब्लम ये आ रही है कि उन्हें पता नहीं है कि एग्रीकल्चर में पढ़ना क्या है। तो मैंने मेन जो मेरा इसमें इस वीडियो में मेरा फोकस रहेगा वो इस बात पर रहेगा कि मैं आप लोगों को ये कन्वे करूं कि आपको पढ़ना क्या है। फिर आप वो चीज़ें खुद से भी आप सर्च कर सकते हैं और उन चीज़ों के बारे में पढ़ सकते हैं डिटेल में। तो मेरा इसमें मैं डिटेल्ड में चीज़ें कवर नहीं करूँगा, बल्कि मैं आपको कुछ एक बेसिक कवर करूँगा और आपको ये बताऊँगा कि कौन से पैटर्न पे क्वेश्चन आ सकते हैं। और आपने उस पैटर्न पे कुछ एक क्वेश्चन जो मैं लेके आया हूँ और कुछ चीज़ें लेके आया हूँ, उनसे आपको पता चलेगा। आपने उन चीज़ों पे अपने लेवल पे सर्च करनी है, ठीक है। और अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उसके बाद उस पे और वीडियो बना सकता हूँ, अगर आप लोग बोलोगे तो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मतलब ये पूरा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कह दूं कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो इसको सब्सक्राइब करें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए, सब्सक्राइबर्स हमारे बहुत कम हैं, तो उसी वजह से मोटिवेशन भी नहीं मिलती है। पहले मेरे साथ और लोग भी थे, वो सब चले गए हैं, तो अब मैं अकेला हूँ, तो इसलिए मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो आप जितना लाइक करोगे, जितना शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, उतनी अच्छी वीडियो में लाने की कोशिश करूँगा और जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एग्रीकल्चर, ठीक है। तो यहाँ पे आज के टॉपिक में हम क्रॉप्स वगैरह डिस्कस नहीं करेंगे, वो अलग से टॉपिक है, ठीक है। क्रॉप्स इन इंडिया एंड जे एंड के, आज हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना कि एग्रीकल्चर जो है, ये आपको पता ही होगा, ये प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी का प्राइमरी सेक्टर है। मतलब इसमें मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, सीधा कल्टीवेशन होती है। और एग्रीकल्चर जो है ये स्टेट लिस्ट में आता है, ठीक है। इसमें आता है स्टेट लिस्ट में, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो तीन लिस्ट हैं, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट, ठीक है। तो उसमें स्टेट लिस्ट में एग्रीकल्चर आता है, यानी इस पे पॉलिसी वाली सी, ठीक है, वो स्टेट स्टेट के अंदर आता है प्रॉपरली, ठीक है। तो उसके बाद है कि एग्रीकल्चर की जो इंडिया का जीडीपी है, उसमें कंट्रीब्यूशन कितनी है लेटेस्ट, तो वो 15.96 यानी 16% के करीब है। जो हमारा जीडीपी आता है उसमें एग्रीकल्चर के सेक्टर की वजह से 15% उसका कंट्रीब्यूशन होता है जीडीपी में, ठीक है। और कितनी पॉपुलेशन, ये इंडिया का है, ठीक है। और कितनी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है पूरी इंडिया में, 49%, ठीक है। जे एंड के में क्या है, जे एंड के में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा 0.4% ज्यादा, यानी 16%। और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है जे एंड के में एग्रीकल्चर पे, कितनी, मोर देन 60%। 60% से ज्यादा पॉपुलेशन जो जे एंड के की है वो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर पे। फिर ये याद रखना है आपने कि एग्रीकल्चर पे कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, एग्रीकल्चर से किसी को अगर कोई इनकम जनरेट होती है तो उस इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। और ये पूरे देश का सबसे बिगेस्ट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, ठीक है। ये कुछ एक फैक्ट्स है। अब आपने क्या करना, अब देखिए आपने ऐसे वाले क्वेश्चन ढूंढने और भी, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा व्हीट कौन प्रोड्यूस करता है, तो चाइना करता है। तो आपने इसी तरीके से शुगर केन का ढूंढना है खुद से कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन कौन सा है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस कौन सा है, ठीक है, कौन सी कंट्री है। और ये तो एक कंट्रीज का ढूंढना है, मतलब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड। और फिर इंडिया में देखना है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर विद इन इंडिया, यानी कौन सी स्टेट है जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करती है। तो आपको ज्यादातर यही चीजें पूछ सकते हैं कि लार्जेस्ट कौन सा है, कौन सी स्टेट है, स्मॉलेस्ट क्या। जैसे इंडिया में विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ चिलीज एंड टर्मरिक। जो मिर्चियाँ होती हैं और जो ये हल्दी होती है, ये कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, ठीक है। कौन सी स्टेट में इंडिया की सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, तो इसका भी आपने देखना है, ठीक है। इसका रहेगा आंध्र प्रदेश। तो ऐसे आपने
और भी ढूंढने हैं अपने से चीजें। मैंने चिलीज एंड टर्मरिक रखा है, आपने राइस कौन प्रोड्यूस करता है, कौन सी स्टेट, शुगर केन कौन सी स्टेट करती है सबसे ज्यादा प्रोड्यूस, ठीक है। कुछ एक मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ इन्हीं पैटर्न पे, आप ये क्वेश्चंस का पैटर्न देख लेना, आपने बस और ज्यादा इन पे फोकस करना है और चीजें ढूंढनी है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए, देखिए अभी क्वेश्चन करने के बाद मैं बेसिक भी डिस्कस करूंगा, मैं काफी कुछ लेके आया हूँ, बहुत लंबी ये पीडीएफ है। तो कुछ एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करेंगे, फिर आपको पीडीएफ में दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, आप बाकी चीजें भी इससे इससे कर लेना, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप, तो मतलब आपको खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप ये याद रखनी है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, इनमें से खरीफ क्रॉप कौन सी नहीं है, ठीक है। मस्टर्ड, ज्वार, पैडी, सोयाबीन, ठीक है। तो इसमें से आपको पता होगा मस्टर्ड जो है वो रबी क्रॉप है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ राइस, जैसे ये हो गया, ठीक है। आपने राइस के अलावा बाकियों का भी देखना है, बाकी शुगर केन हो गया, कॉटन वाटन, ठीक है। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर राइस का कौन सा है, तो ये आपको पता ही होगा, वेस्ट बंगाल में, क्योंकि वहाँ सुंदरबन डेल्टा वगैरह है, बहुत फर्टाइल लैंड है, तो उसका सबसे ज्यादा है। अच्छा, ग्रीन रेवोल्यूशन पीरियड कहाँ से आया, ठीक है, मतलब कौन सा था ग्रीन रेवोल्यूशन पीरियड इंडिया में, कौन सा रहा है, किस पीरियड में ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में आया, ठीक है। इनमें से तो आपको पता होगा 1960s में आया था, मतलब 1966 टू 1969 में, ठीक है। इस वक्त इंडिया में ड्रॉट चल रहा था, बहुत ज़्यादा स्टारवेशन हो रही थी, इंडिया उस वक्त बाहर से खरीद के लाता था, यूएस से फूड वगैरह, इंडिया को बेगर स्टेट कहा जाता था पूरी दुनिया में। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन आया और उसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे, तो उसकी वजह से इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन गया। अच्छा, ये बताइए कि हाई यील्डिंग प्रोग्राम, ये ग्रीन रेवोल्यूशन में ना हाई यील्डिंग वैरायटीज, मतलब न्यू सीड्स लाए थे जो बहुत ज्यादा यील्ड देते थे, ठीक है। बहुत ज्यादा उससे प्रोटेक्शन होती थी, सीड्स ज्यादा लगते थे उन, जब क्रॉप उगती थी तो। कौन इस हाई हाई यील्डिंग प्रोग्राम एक लॉन्च किया था, तो उसमें कौन कौन सी क्रॉप्स थी, ठीक है, कौन कौन सी क्रॉप्स के पे रिसर्च हुई और न्यू सीड्स उनके, मतलब हाई यील्डिंग सीड्स या वैरायटीज इंट्रोड्यूस की गई। राइस, राइस था, व्हीट था, ज्वार था, पल्सीज था, कौन कौन से इसमें थे और कौन से नहीं थे, तो आपको याद होना चाहिए कि इसमें पल्सीज नहीं आएंगी, ठीक है, बाकी सारे थे। अच्छा, राइस प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक क्या है, राइस प्रोडक्शन में, तो आपको पता होना चाहिए दुनिया में सबसे ज्यादा राइस प्रोड्यूस करता है चाइना, और सेकंड नंबर पे इंडिया है, तो इंडिया का सेकंड है। तो वही मैं बोल रहा, इस पैटर्न पे आपको पढ़नी है, ठीक है। ये बाकी क्वेश्चंस भी हैं, ये मैं दे दूंगा आपको टेलीग्राम पे, ये आज ही मैं लिस्ट डाल दूंगा अभी, और आप वहां से देख लेना, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, पल्सीज सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट में उगाई जाती हैं, ठीक है, ये आपको पता होगा, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पल्सीज उगाई जाती हैं। और इनमें से कौन सी रबी क्रॉप है, ठीक है, रबी क्रॉप कौन सी है, तो ये आपको पता होगा, ऊपर भी हमने क्वेश्चन किया था, मस्टर्ड जो है ना वो रबी क्रॉप है, ठीक है। मस्टर्ड ऑन, मतलब ये एक फेमस ऑयल सीड में से एक यही है मस्टर्ड, जो रबी क्रॉप है। बाकी जितने भी ऑयल सीड्स वगैरह हैं वो कहाँ पे आते हैं, वो खरीफ में आते हैं। झूम कल्टीवेशन को और क्या कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए, तो ऐसे मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं, ठीक है। ये झूम कल्टीवेशन, जिसमें ट्राइबल्स जो लोग हैं एक जगह पे कल्टीवेशन करते हैं, फिर उसको जब वो काफी अरसे तक उस वहां पे कल्टीवेशन करने के बाद सॉइल की फर्टिलिटी जब लो हो जाती है, तो उस जगह को जला के, ठीक है, वहां से दूसरी जगह पे चले जाते हैं, और वो जलने की वजह से दोबारा से न्यूट्रिएंट्स वगैरह वहां पे इकट्ठे होते रहते हैं, फिर दूसरी जगह से कई सालों बाद वापस वहां पे आते हैं, तो ये होता है जूम कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इंडिया की सबसे बड़ा इरिगेशन प्लान कहाँ पे, मतलब कौन सी सबसे बड़ी केनाल है, ठीक है, तो ये इंदिरा गांधी केनाल है, कहाँ पे, राजस्थान में, ठीक है। तो ये ऐसे ही बाकी क्वेश्चन बहुत सारे हैं इसमें, ठीक है। जैसे ये इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर और फूड के जितने भी फंड होते हैं ना, इनके हेडक्वार्टर ज्यादातर कहाँ पे, जैसे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वगैरह, ये याद रखना रोम में होते हैं, ठीक है, इटली में, रोम में। ऐसे ही बहुत सारे और क्वेश्चन भी हैं, ये आप ये यहाँ पे, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन वगैरह में एरोमेटिक राइस मिला है, उसका क्या नाम है, ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट किसको बोलते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट सिक्किम है, अभी सिक्किम ही एक ऐसी स्टेट है जो फुली ऑर्गेनिक है। तो ये चीजें हैं, ये मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा, आप ये सारे क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। जैसे यहाँ पे है, इनमें से कौन सी खरीफ क्रॉप है, ठीक है, तो ये सब कर लेना आप खुद से, ठीक है। जैसे आपको पता होगा व्हीट और बार्ली तो रबी है, और यहाँ पे मिलेट जो है वो खरीफ है, मिलेट वाला। तो
इसी तरीके नीलम, अल्फोंसो की इसकी वैरायटी वगैरह आप कर लेना। आगे हम चलते हैं मेन आज का जो टॉपिक है। तो देखिए सबसे पहले हमें हमें एग्रीकल्चर का मतलब यहाँ पे जो टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर इन इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब इन इंडियन डेवलपमेंट वगैरह ऐसे करके। तो इंडिया का पूरा मतलब हमें पर्सपेक्टिव पढ़ना कि एग्रीकल्चर इंडिया में कौन कौन से मेन स्टेजेस से एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो गुजरा है। इसमें क्रॉप्स नहीं पढ़नी, क्रॉप्स आपको अलग से टॉपिक है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जब अंग्रेज इंडिया में आए तो उन्होंने यहाँ पे 3 सिस्टम इंट्रोड्यूस किए थे, वो आपको पता होने चाहिए। एक जमींदारी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम और महलवाड़ी सिस्टम। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जमींदारी सिस्टम को परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भी कहा जाता है, ये याद रखना। जमींदारी सिस्टम को क्या बोलते हैं? परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये क्वेश्चन आ सकता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है। और कब किया था? 1793 में, ठीक है। और उसने एक एक्ट पास किया था, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। उस एक्ट के तहत परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लाया और जमींदारी सिस्टम उसको बोलते हैं। अब बेसिकली ये जमींदारी सिस्टम था क्या, वो मैं आपको समझाता हूँ कि देखिए क्या था, या परमानेंट इसको क्यों बोलते हैं मैं बताता हूँ। इससे पहले क्या होता था ना, हर साल जितनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होती थी, ठीक है, और जितनी ज्यादा क्रॉप्स उगती थी उसके हिसाब से उतना ही ज्यादा उनसे लिया जाता था क्या, टैक्स वगैरह लेते थे, लैंड रेवेन्यू लेते थे किसानों से, स्टेट लेती थी, ठीक है, यानी किंग वगैरह लेते थे, ठीक है। और जब ब्रिटिश इंडिया के आगे गवर्नर जनरल तो वो लेते थे। लेकिन उसमें क्या था, ये नुकसान भी होता था कि कई बार अगर क्रॉप्स फेल हो गई हैं तो गवर्नमेंट को नुकसान हो जाता था, उनको तब नहीं मिलता था क्योंकि क्रॉप्स अगर कम होती थी, ड्रॉट्स वगैरह आ जाते थे, कुछ हो जाता था। और कई बार जब ज्यादा हो जाता था, ज्यादा क्रॉप हो जाती थी, ठीक है, उससे इनको नुकसान होता था, ठीक है, फार्मर्स को। तो ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लाया कि एक बार फिक्स कर देगी, स्टेट ने फिक्स कर दिया इस एक्ट के तहत कि हाँ इतना परसेंट हम लेंगे, और चाहे क्रॉप्स कम हो चाहे क्रॉप्स ज्यादा हो हम इतना ही लेंगे। तो उससे दोनों के लिए ये एक विन विन सिचुएशन थी। बट ये यहाँ पे इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट भी पड़ा कि ज्यादातर तो मतलब जो एक तो स्टेट को नुकसान भी हुआ कभी कभी जब रिस्क था, तो इसमें इसमें रिस्क था ना, मतलब कि क्रॉप ज्यादा होंगी या कम होगी। तो अगर ज्यादा क्रॉप्स उगती हैं तो स्टेट उसका फायदा नहीं उठा पाती थी क्योंकि फिक्स था, ठीक है। तो ये पूरा फिक्स कर दिया था, इसमें चेंज नहीं होता था, एक बार जितना परसेंट रख दिया उतना ही रख दिया, ठीक है। अभी इसके बारे में आगे पढ़ते हैं हम, ठीक है। देखो ये कहाँ कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था आपको ये पता होना चाहिए। बंगाल, बिहार, उड़ीसा और वाराणसी, मतलब नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। और जो जमींदार थे ना इसमें, जमींदार उनको एक जमींदारी दे दी, मतलब 5-6 गांव की एक या जितने भी गांव की बहुत बड़ी लैंड की जमींदारी, मतलब उसकी जमींदारी एक राइट होता है, ओनरशिप का राइट, मतलब तुम इस जमीन के ओनर हो, मालिक हो। तो यहाँ पे मालिक कौन हो गया जमीन का? जमींदार। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने किसी भी जो अपने ज्यादातर लॉयल लोग होते थे, जो ब्रिटिश के लॉयल होते थे, उनको बोल दिया कि ये हाँ आप, ये जमीन आज के बाद आपकी जमींदारी, आप इसके जमींदार हो। तो जमींदार होने का मतलब आप इसके ओनर हो, और आप ये जमीन किसी को बेचना चाहो तो बेच सकते हो, ठीक है, अपने पास रखना चाहो तो रख सकते हो क्योंकि आप इसके ओनर हो। यहाँ से प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट भी ज्यादा यहाँ पे, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो उसका कंसेप्ट ज्यादा फेमस हुआ और वो इंडिया में ज्यादातर मतलब चलने लग गया, ठीक है। और ये कहाँ से कैपिटलिस्टिक सिस्टम यहाँ पे मतलब स्टार्ट होता है। तो अब क्या था कि अब जमींदारों से, अब जो गवर्नमेंट इस जमींदारी सिस्टम में जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करती थी वो किससे कलेक्ट करती थी? वो करती थी जमींदारों से। गवर्नमेंट करेगी जमींदार से और जमींदार आगे से करेंगे पीजेंट से। तो जो जमींदार पीजेंट से कलेक्ट करते थे उसको क्या बोलते थे? रेंट। और जो जमींदार से स्टेट लेती थी उसको बोलते थे रेवेन्यू, ठीक है, उसको क्या बोलते थे? रेवेन्यू। तो ओनर कौन से, आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, ओनर कौन है जमींदारी सिस्टम में? जमींदार है। क्या वो जमीन को बेच सकते हैं? हाँ वो बेच सकते हैं, ठीक है। क्या जो लैंड रेवेन्यू फिक्स था या चेंज होता था पीरियडिकली? फिक्स था, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट तभी बोलते हैं। कौन कौन से एरिया में इंट्रोड्यूस हुआ था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड वाराणसी, ठीक है, ये याद रखना है। और इसमें याद रखना कि मतलब ये इसको परमानेंट सेटलमेंट भी कहा जाता है। अब ये कितना फिक्स किया था? तो वो देखो इन्होंने क्या किया ना, 11 पार्ट्स में मतलब डिवाइड करते थे। जब भी क्रॉप्स उगती थी तो वो जितनी भी क्रॉप्स मतलब हार्वेस्ट होती थी उसको 11 पार्ट में डिवाइड करते थे। और ये फिक्स किया था कि उसका 1/11वां हिस्सा, मतलब उसका 11 हिस्सों में से एक हिस्सा जो था वो बिलोंग करेगा जमींदार को, और 10 हिस्से किसके होंगे?
10 हिस्से जो हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी गवर्नमेंट के होंगे, स्टेट के होंगे, ठीक है। तो अब जमींदार को मिला 1/11, तो मतलब जमींदारों को कम मिल रहा है, तो जमींदारों ने यहाँ पे क्या किया, अपने आगे बहुत ज्यादा छोटे मोटे और जमींदार लगा दिए, ठीक है। मतलब बहुत सारे इंटरमीडिएट, एक जमींदार है वो बहुत बड़ा, तो इतनी हर जगह से वो खुद कलेक्ट नहीं करता था, उसने अपने आगे छोटे मोटे जमींदार लगा दिए, उन्होंने अपने आगे और लगा दिए, तो बहुत सारा इंटरमीडिएट आ गए, और हर कोई इंटरमीडिएट अपना फायदा चाहता था। तो इन्होंने क्या किया कि गवर्नमेंट को तो 10 पार्ट देने ना, तो बाकी इन्होंने अपना ज्यादा करने के लिए पीजेंट्स का खून चूसने लगे, मतलब पीजेंट से ज्यादा लेने लगे। तो इस पे कोई रुकावट नहीं थी कि जमींदार पीजेंट से कितना रेंट लें, तो रेंट बहुत ज्यादा होता था, जिसकी वजह से पीजेंट्स को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, ठीक है। और इसी वजह से इसके खिलाफ मतलब इन इन जमींदारी एरियाज में अक्सर रिबेलियंस भी होती थी, ठीक है। तो ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। दूसरा था महलवाड़ी सिस्टम। अब ये याद रखना कि महलवाड़ी में क्या होता है, महल बोलते थे बहुत सारे विलेजेस का, 2 3 4 विलेजेस मतलब जितने भी हुए उनको, उनका एक महल होता था, मतलब एक महल एक टर्म होती थी, ठीक है। जैसे आजकल ब्लॉक टर्म है, तहसील टर्म है, ऐसे महल टर्म होती थी। और जो विलेज कमिटीज बनाई होती थी, और हर एक विलेज से वो विलेज कमिटीज जो है वो कलेक्ट करती थी। तो यहाँ पे जमींदार की जगह विलेज कमिटीज आ गई, बहुत सारे लोगों की कमेटी बनी हुई है, वो पीजेंट से कलेक्ट करती है, ठीक है। और इस तरीके से पूरे महल पे मतलब महल का एक रेंट रेवेन्यू बनेगा, और वो रेवेन्यू फिर महल से मतलब वो इन विलेज कमिटीज से कौन ले गई, गवर्नमेंट ले गई, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब जमींदारी से ये थोड़ा अलग है, ठीक है। जमींदारी में से जमींदार से लेते थे, यहाँ पे पूरी विलेज कमिटीज होंगी, और महल में से 2 3 विलेजेस का बन के एक महल बनता था। ये कब इंट्रोड्यूस हुआ, 1833 में, ठीक है। किसने इंट्रोड्यूस किया, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ठीक है, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, ठीक है। और ये कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ, देखा पहला जो जमींदारी था वो नॉर्थ इंडिया में था, मतलब वेस्ट बंगाल हो गया, यूपी बिहार वगैरह में। और ये जो था ये सेंट्रल इंडिया में, मतलब सेंट्रल प्रोविंस था, ठीक है। और आगरा था, पंजाब था, देखिए पंजाब में पहला नॉर्थ ईस्ट में आ गया, मतलब यूपी बिहार वेस्ट बंगाल वहां पे। और दूसरा जो आ गया ये सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। सेंट्रल इंडिया सेंट्रल प्रोविंस आगरा पंजाब, ये आपने याद रखने, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, गंगेटिक वैली, ठीक है, पूरी गंगा की वैली, ये वगैरह, ठीक है। महलवाड़ी सिस्टम में क्या होता था, इसमें मतलब जमींदारी सिस्टम और रैयतवाड़ी सिस्टम जो हम आगे पढ़ेंगे, इन दोनों का मिक्स होता था ये। जैसे जमींदारी का थोड़ा थोड़ा एलिमेंट तो है इसमें कि मतलब विलेज कमेटी से लेते हैं, डायरेक्टली लोगों से तो नहीं लेते। और लैंड को डिवाइड किया हुआ था महल्स में, ये हमें पता है, ईच महल कंप्राइजेज 1 or more विलेज, ये मैंने आपको बता दिया है। और ओनरशिप यहाँ पे किस पे थी, ओनर कौन होते थे जमीन के, यहाँ पे पीजेंट खुद ओनर होते थे, ठीक है। यहाँ पे कोई जमींदार वगैरह ओनर नहीं होगा, तो इस वजह से यहाँ पे पीजेंट पे वो ज्यादातर जो मतलब जमीन उनकी अपनी होती थी, जिस वजह से वो जमीन में अच्छे से इम्प्रूवमेंट करते थे, लैंड की फर्टिलिटी का ध्यान रखते थे। जब अपनी जमीन होगी तो वो केयर ज्यादा करेंगे, लैंड इम्प्रूवमेंट ज्यादा करेंगे, ठीक है। और एक्सप्लाइटेशन थोड़ी जमींदारी से कम थी, विलेज कमिटीज होती थी, ठीक है, वो कलेक्ट करती थी। तीसरा आ गया रैयतवाड़ी सिस्टम। ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, ये अलेक्जेंडर रीड एक बंदा था, उसने, और थॉमस मुनरू गवर्नर जनरल था मद्रास का, ठीक है। तो ये साउथ इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ। अब तीसरा इंडिया में वही बचता है, ठीक है, साउथ इंडिया, तो वहां पे रैयतवाड़ी था। रैयत बोलते हैं पीजेंट को, मतलब डायरेक्टली पीजेंट से, जो जमीन पे काम करता है उससे यहाँ पे स्टेट लेती थी, बीच में इंटरमीडिएट कोई नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये टोटली अलग है। जहाँ पे इंडिविजुअल जो कल्टीवेटर है, जो पीजेंट है, वो डायरेक्टली रेंट देता था किसको, गवर्नमेंट को, ठीक है। ये कहाँ पे था, साउथ इंडिया में, तो मद्रास में और बम्बे में भी, ठीक है। बम्बे एक, ये नॉर्थ इंडिया का बम्बे भी आ गया, मद्रास बम्बे, और आसाम के कुछ एक एरिया में, ठीक है। तो आपने ये एरिया याद रखने। मेजरली ये साउथ इंडिया में था, मद्रास, मद्रास उस टाइम बहुत बड़ा होता था ना, कर्नाटका केरला आंध्र प्रदेश ये सब इसी में आ जाएगा। और बम्बे एक आ जाएगा प्रोविंस अलग से, क्योंकि अभी तक तो ऊपर बम्बे नहीं आया था, और आसाम आ जाएगा। ये याद रखने अपने एरियाज, ठीक है, ये याद रखने, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। और देखिए इन प्रैक्टिस ये थोड़ा ये थोड़ा बहुत पढ़ लेना खुद, इसमें कुछ खास और है नहीं है, ठीक है। लैंड रिफॉर्म्स पढ़ने। अब यही लैंड रिफॉर्म में क्या था कि ये जो 3 सिस्टम आ गए थे,
खासकर इन सब में से ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन होती थी ज़मींदार में, क्योंकि उसमें इंटरमीडिएरीज बहुत ज़्यादा आगे थे और प्राइवेट कैपिटल का सिस्टम आ गया था, ठीक है। अब मतलब कैपिटलिस्टिक सिस्टम वहाँ पे डेवलप हो गया था। तो उसमें एब्सेंटी लैंडलॉर्ड आ गए थे, मतलब लोग जो ज़मींदार जो हैं वो तो अब अर्बन एरिया में रह रहे हैं, लेकिन जब वो रूरल एरिया में अपनी ज़मीनों से बहुत ज़्यादा उनको फिर भी वो रेवेन्यू ले रहे हैं और लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये ज़मींदार लैंड रिफॉर्म्स में क्या-क्या चीज़ें आती हैं, तो वो आपने याद रखनी है। तो क्या-क्या टॉपिक्स वो पूछ सकते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज़ इंक्लूडेड इन लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है। तो सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स ये कब हुए? आज़ादी के बाद ही हुए, इंडियन गवर्नमेंट ने लिए। इसी तरीके जे-एंड-के में भी हुए, तो जे-एंड-के का भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहला इसका स्टेप था इंटरमीडिएरीज को खत्म करना, यानी कि ज़मींदार सिस्टम को एबॉलिश कर दिया, ज़मींदारी सिस्टम खत्म कर दिया, ठीक है। और इंटरमीडिएरीज और कौन से ज़मींदार, जागीरदार होते थे बहुत सारे, ये सब खत्म कर दिया, ठीक है। और बहुत सारी स्टेट्स ने अपने-अपने लॉज पास किए। क्यों? स्टेट क्यों करेंगी लॉज पास? क्योंकि जो लैंड रिफॉर्म आता है ये किसके अंडर आएगा? स्टेट लिस्ट में एग्रीकल्चर आता है, ठीक है। और एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म जो था वो खत्म कर दिया। तो इस वजह से ये 30 लाख टेनेंट को, टेनेंट क्या होता है? पीजेंट टाइप, ठीक है, जो आगे मतलब हाली होते हैं ना, जो हाली हमारे यहाँ बोलते हैं, उनको बोलते हैं टेनेंट्स, ठीक है। ये और पढ़ लेना। फिर दूसरा आपने मेन ये वाली चीजें याद रखनी है। जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश कर दिया, एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म को खत्म कर दिया, टेनेंसी रिफॉर्म लिए गए। मतलब जो ये थे टेनेंट्स होते थे, जो हाली टाइप होते थे, जो आगे काम करते थे जमींदारों के, उस जमीन पे जो हल चलाते थे, ठीक है, उनको उनके लिए रिफॉर्म्स लिए गए, ठीक है। उनको ऑक्यूपेंसी राइट दिए गए। ऑक्यूपेंसी राइट मतलब आप इस जमीन के ऑक्यूपेंट हो, मतलब ओनर तो नहीं हो, बट आपको यहाँ से जमींदार अपनी मर्जी से जो मतलब बड़े बड़े ठेकेदार हैं या जो जमीन के ओनर है वो आपको निकाल नहीं सकते, कभी भी अपनी मर्जी से निकाल नहीं सकते, ठीक है। तो मतलब कुछ रेगुलेशन की गई कि कितना टाइम होगा, कितने टाइम आप रहोगे, उसके बाद आपको ये ओनरशिप मिल जाएगी वगैरह वगैरह, बहुत सारे लॉज आते थे टाइम से टाइम। लैंड होल्डिंग को रीऑर्गेनाइज किया गया, इसको लैंड कंसोलिडेशन भी बोलते हैं। यानी बहुत डिफरेंट टाइप की, अलग अलग टाइप की लैंड्स होती थी, लोग ऐसे कंसोलिडेशन नीचे भी दिया गया, ठीक है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ लैंड होल्डिंग में क्या था? देखिए, जो सीलिंग लॉज या इसको सीलिंग भी बोलते हैं, मतलब लैंड के ऊपर एक लिमिट डाल दी कि एक शख्स के पास या एक फैमिली के पास मैक्सिमम लैंड कितनी हो सकती है, उतनी लिमिट डाल दी। तो जिसके पास उससे ज्यादा थी वो सारी क्या कर दी? वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी, वो लैंड फ्री में टेनेंट्स को दे दी गई, ठीक है। तो इसीलिए बड़े बड़े जमींदारों से वो जमीनें छीनी गई, जितनी जो उनके पास ज्यादा थी उस लिमिट से, और वो लोगों को दे दी गई, ठीक है। इसको मतलब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ लैंड होल्डिंग बोलते हैं, या सीलिंग लॉज भी बोलते हैं, लैंड सीलिंग एक्ट भी हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे मतलब ये हर एक स्टेट में अलग अलग इसकी लिमिट रहती थी, ये सीलिंग कितनी रहती थी हर एक स्टेट में अलग अलग रहती थी, पर फैमिली भी रहती थी, पर लैंड होल्डर भी रहती थी, ठीक है। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, कंसोलिडेशन में क्या था कि ऐसा होता था, छोटी छोटी फार्मर्स के पास जमीनें होती थी ना, तो उस पे मैकेनाइजेशन नहीं होती थी, तो बहुत सारे फार्मर्स मिलकर आए, उन्होंने लैंड्स अपनी जोड़ी, मतलब उन्होंने कहा कि हम सब मिल के इस पे मशीन जो मतलब जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो यूज करेंगे, ये पूरी लैंड कंसोलिडेट की गई और ओनरशिप सब ने मिल के रखी, ठीक है। फार्मर्स ने, किसी की मतलब कितने कुनाल थी, किसी की कितने कुनाल, वो सारी उन्होंने आपस में कंसोलिडेट की, ताकि जो मैकेनाइजेशन हो वो ज्यादा हो सके, ठीक है। इसका मतलब था कि एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और ये साउथ इंडिया में उतना ज्यादा ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। कोऑपरेटिव, आपको पता है बहुत सारे कोऑपरेटिव इस वक्त बनाए गए, ठीक है। फार्मर्स ने अपना जितना भी मतलब पैसा वैसा था, इन्वेस्टमेंट, वो सब ने मिल के की, ठीक है, जमीनों में, और उससे बहुत मतलब बहुत सारे एग्रीकल्चर में कोऑपरेटिव बने, जैसे अमूल है, ये दूध में बना था मिल्क रेवोल्यूशन के टाइम, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कोऑपरेटिव्स बनाए गए, तो ये भी इसका पार्ट है, किसका? कोऑपरेटिव फार्मिंग भी लैंड रिफॉर्मेशन का पार्ट आएगा। तो लैंड रिफॉर्म्स में क्या क्या आता है? हमने पढ़ा, लैंड कंसोलिडेशन आता है, लैंड सीलिंग या रीऑर्गेनाइजेशन आता है, एबॉलिशन ऑफ एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म, ठीक है, या एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम आता है, कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग आता है, ठीक है। इसी तरीके से कंप्यूटराइजेशन भी आता है, जो ठीक है, ये इसमें लैंड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम में कंप्यूटराइजेशन वगैरह का, कंप्यूटर्स में रिकॉर्ड वगैरह रखने, लैंड रिकॉर्ड कौन सी लैंड किसकी है वगैरह, ये सब इसका हिस्सा है। ये कमेटी याद रखना, कुमारप्पा कमेटी, इसने मतलब इसके कहने पे ये कोऑपरेटिव फार्मिंग को ज्यादा प्रमोट किया गया है।
फिर ये है कि ये लैंड रिकॉर्ड्स को मॉडर्नाइज करना, कंप्यूटराइजेशन करना, ये 2008 में एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था ये वाला, तो आपको पता होना चाहिए कब स्टार्ट किया था, ठीक है, ताकि लोगों में वगैरह मतलब झगड़े वगड़े हों तो कोर्ट्स में इजीली सेटल किए जा सकें। अब जे के लैंड रिफॉर्म, इस पे क्वेश्चन आ सकता है 100%, ठीक है, इस पे तो 100% आ सकता है। अब जे में भी ऑब्जेक्टिव्स क्या थे लैंड रिफॉर्म जब लिए, ये कब लिए थे, किसने किए करवाए थे लैंड रिफॉर्म, आपको पता होना चाहिए, शेख अब्दुल्ला ने 1950 में, ठीक है। अब जे में क्या हुआ कि ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि हम क्या क्या करना चाहते हैं लैंड रिफॉर्म से, क्या क्या चीजें अचीव करनी है। पहला कि जमींदारी सिस्टम को खत्म कर देंगे, यानी जितनी भी हमारी ये बग तो पता नहीं क्या लिखा गया है, ठीक है, जितनी भी लैंड जो कंसंट्रेटेड लैंड है ना उसको खत्म करना है। कंसंट्रेट मतलब लोगों के पास लैंड कंसंट्रेटेड है, कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा लैंड है और मेजोरिटी ऑफ लोगों के पास लैंड थी नहीं, तो इस सिस्टम को खत्म करना है, यानी कि जमींदारी सिस्टम को खत्म करना है। दूसरा, और फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो सरप्लस लैंड है, लोगों के पास ज्यादा लैंड है, वो किसको देनी है, एक्चुअल टीलर, जो बंदा एक्चुअली जमीन पे हल चलाता है वो लैंड की ओनरशिप उसको देंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। और तीसरा क्या था, जो सरप्लस लैंड है, ठीक है, जो एक्सेस में लैंड है वो भी क्या करना है, वो भी देनी है हमने, किनको, देखो ये तीन चीजें आ गई। पहली क्या थी, जमींदारी सिस्टम खत्म कर देना। दूसरा, जो एक्चुअल लोग काम करते हैं उनको, जो हल चलाते हैं उनको जमीन मतलब जमीन देनी, ठीक है, ट्रांसफर करना। तीसरा है लैंड लेस लेबर को देना। अब ये जो सीलिंग था ना, लैंड सीलिंग मतलब जे में लगाई, अभी कितनी लगाई मैं आपको आगे बताऊंगा, कितने कनाल थी जे में, उस पर क्वेश्चन आएगा। तो उससे ज्यादा जिस पे थी, जिसके पास थी वो जमीन उससे ले ली गई, और वो किनको दी, उन लोगों को जिनके पास जमीन थी नहीं, लैंडलेस, जो सिर्फ लेबर का काम करते थे, हल भी नहीं चलाते थे, उनके पास जमीन थी नहीं, तो लैंडलेस, तो इसको बोलते थे भूदान, यानी जमीन को दान करना। तो इसमें भूदान मूवमेंट को स्टार्ट करने में इंडिया में कौन बंदा फेमस था, विनोबा भावे। विनोबा भावे नाम याद रखना, VINOBA, विनोबा BHAVE भावे, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, विनोबा भावे, भूदान मूवमेंट से रिलेटेड था, भूदान मूवमेंट पे आ सकता है। और कंसालिडेशन जो अभी हमने बात की, वो छोटी छोटी जमीनें मिलाकर बड़ी जमीन बन मतलब वो बनाना, ताकि उस पर मैकेनाइजेशन हो सके। हर कोई फार्मर अपनी जमीन को कहता था कि हाँ मेरी जमीन ये वाली जो है वहां पे वो तेरे साथ में जोड़ के इस पे काम करूंगा। अच्छा, जे में कौन कौन से एक्ट पास हुए इस रिफॉर्म्स के लिए, तो आपको पता होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है, बिग लैंडेड स्टेट्स एबॉलिशन एक्ट 1950 में जो है ये पास किया गया। मैंने बोला था 1950 में रिफॉर्म्स हुए। इसमें लैंड सीलिंग कितनी रखी, 182 कनाल पर लैंड लॉर्ड। एक लैंड लॉर्ड जो है वो अपने पास मैक्सिमम जमीन कितनी रख सकता है, 182 कनाल, कनाल यूनिट होता है, ठीक है। और आपको पता होगा कि 20 मरला का एक कनाल होता है, ठीक है, ये यूनिट वूनिट भी याद रखना, 20 मरला का एक कनाल, 8 कनाल का एक हेक्टेयर, ठीक है, 8 कनाल का एक एकड़, 2.5 एकड़ का एक हेक्टेयर, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। और एक मरला में कितने फीट स्क्वायर हैं ये भी आप कमेंट में बताना, ठीक है। और 182 कनाल रखी, ये लेटर ऑन ये अमेंड होगी 1976 में, और ये 100 कनाल थी, ठीक है। मतलब 100 कनाल से ज्यादा अगर किसी के पास जमीन है तो वो सारी सरप्लस जमीन जो है वो भूदान मूवमेंट के जरिए लैंडलेस लोगों को सरकार ने डिस्ट्रीब्यूट कर दी, या फिर जो अगर उस जमीन पे कोई टेनेंट वेनेंट काम कर रहे थे, हल चला रहे थे, सिर्फ हल, वो उनको दे दी ओनरशिप, ठीक है। और जे ऐसी स्टेट है जिसमें मोस्टली लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल हुए। मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया में लैंड रिफॉर्म फेल हो गए थे, लोगों ने यहाँ पे करप्शन चली, जमीनें बेनामी ट्रांजैक्शन हुई, मतलब नकली नाम, ऐसे कोई बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता उसके नाम पे ट्रांसफर कर दी जमीन, लेकिन जे में सक्सेसफुल हुए, और उसका कारण 370 था, ठीक है, आर्टिकल 370 उसमें से एक इंपॉर्टेंट कारण था। खैर उन डीप चीजों में नहीं जाएंगे। फिर कौन सा एक्ट इन्होंने कंसालिडेशन के लिए, कंसालिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 1962 में पास किया, एग्रेरियन रिफॉर्म एक्ट 1976 में। और ये एक आपको याद रखना है कि स्टेट लैंड वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप टू द ओकोपेंट्स, ओकोपेंट्स जो ये ट्राइबल लोग थे उनको जमीन देने के लिए, ये वाला एक्ट का नाम याद रखना है, इसको रोशनी एक्ट भी बोलते हैं, 2001 में पास हुआ, ये याद रखना है, रोशनी एक्ट। ये रोशनी स्कीम के तहत तहत आया। इसमें मकसद ये था कि जो जमीन है सरकार के पास पड़ी हुई, जिसको ट्राइबल लोग ग्रेजिंग व्रेजिंग के लिए यूज करते हैं, वो उनको दे दी जाएगी, कम दामों पे दी जाएगी, और उनसे जो पैसा लाया जाएगा, ठीक है,
फ्री में नहीं दी जाएगी, बट कंसेशन पे दी जाएगी, और जो पैसा सरकार के पास आएगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, उससे वो हाइड्रो पावर में इन्वेस्ट करके बिजली बनाएंगे, इसलिए इसको रोशनी स्कीम कहते हैं। फिर आपको उसके बाद पढ़ना ग्रीन रेवोल्यूशन के पास के लिए। देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली क्या बोलते हैं कि इंडिया 1960s में, इंडिया में मतलब वो भूखमरी चल रही थी, पूरी दुनिया से इंडिया खाना मांगता था, फूड मतलब मांग के लाता था वर्ल्ड बैंक वगैरह से, तो इंडिया को बेगर कहा जाता था, तो हम सफिशिएंट नहीं थे। तो वो ग्रीन रेवोल्यूशन ऐसा एक रेवोल्यूशन आया कि इंडिया में वीट और राइस की इतनी प्रोडक्शन हो गई कि इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन गया, और आज इंडिया राइस का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, वीट में भी टॉप प्रोड्यूसर में आता है, वो आपने देखना कितने नंबर पे आता है। तो 1966 में मतलब ये इंट्रोड्यूस हुआ है, वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था ऊपर क्वेश्चन में। और ये मैक्सिमम कौन कौन सी क्रॉप के लिए, तो दो फेमस क्रॉप जिनके लिए था, वीट और राइस के लिए। वीट के लिए ज्यादा, सबसे पहले ये वीट, इसमें क्या हुआ, हाई यील्डिंग वैरायटीज। ठीक है, एक ये साइंटिस्ट था नॉर्मन बार्लो, इस ये यूएस का साइंटिस्ट था, इसने कुछ सीड्स बनाए हाई यील्डिंग, जो हाई यील्डिंग सीड थे या हाई यील्डिंग वैरायटी बोलते थे, HYV। ये सीड्स बनाए, ये सीड कितने, नॉर्मन बार्लो ने बनाए, किस चीज के सीड थे, इसने वीट के बनाए थे, तो याद रखना इसने वीट के बनाए थे नॉर्मन बार्लो को, इसके लिए ये नोबेल प्राइज भी मिला था। तो वीट के सीड बनाए, तो पहले ग्रीन रेवोल्यूशन वीट में आया। ठीक है, और इंडिया में भी 1960s में स्टार्ट हुआ, तो वीट रेवोल्यूशन। और इसकी वजह से इवन के वीट के लिए, तो जो एरिया राइस के लिए सूटेबल, वीट के लिए सूटेबल थे, और जो राइस के लिए सूटेबल थे, वहां पे भी वीट उगाने लग गए। ठीक है, तो उसकी वजह से मतलब यहाँ पे साहिल को बहुत इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, और दूसरी नेक्स्ट डिकेड में राइस भी उगाने लगे, तो राइस वाले एरिया में वीट उगाई जा रही है, वीट वाले एरिया में राइस उगाई जा रही है, तो ये गड़बड़ होगी। ठीक है, इसी और पल्सीज पे बिल्कुल ध्यान नहीं था, ये याद रखना है, पल्सीज दालों पे कोई ध्यान नहीं था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन, इसीलिए दालों में आज भी हम इम्पोर्ट करते हैं दालें, पल्सीज हम इम्पोर्ट करते हैं, लेकिन राइस और वीट एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारा मेन फोकस ही इन पे था। इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन को ग्रेन रेवोल्यूशन भी बोलता है, कि खाली ग्रेन में आया। ठीक है, व्हीट ग्रेन और राइस ग्रेन में। तो ये दो आपको याद रखना, हाई यील्डिंग वेराइटीज इंट्रोड्यूस की थी। ये साइंटिस्ट का नाम याद रखना, नॉर्मन बार्लो, कहाँ का था, यूएस का था। ठीक है, नोबेल प्राइज मिला था। और ये हाई यील्डिंग वेराइटीज के बारे में आपको मैं थोड़ा बता दूं, इनमें क्या होता था, पहले तो पौधे की जो लेंथ रहती थी वो छोटी रहती थी, जिसकी वजह से हवा से वो टूटता नहीं था। एक पौधे के साथ ज्यादा से ज्यादा सीड्स लगते थे, और इस पौधे को ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर की जरूरत होती थी, और ज्यादा से ज्यादा पानी की जरूरत होती थी, इसीलिए इरिगेशन बहुत ज्यादा करनी पड़ी। J&K में तो हम इरिगेशन पे डिपेंडेंट हो गए, उससे ग्राउंड वाटर की प्रॉब्लम आई। ठीक है, सैलिनाइजेशन होगी, साइल की फर्टिलिटी कम होगी, ग्राउंड वाटर नीचे हो गया। ठीक है, और हमने कहा कि फर्टिलाइजर बहुत यूज हो गए, तो उसकी वजह से साइल फर्टिलिटी भी कम होगी, तो केमिकल फर्टिलाइजर ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद यूज होने लगे। ये मैं चीजें जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो लिखा हुआ है ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, अब फिर हमने इसीलिए ये लाया कि ये ग्रीन रेवोल्यूशन में पल्सीज वल्सीज पे तो ध्यान नहीं था। ठीक है, तो और ये ग्रीन रेवोल्यूशन ज्यादातर नॉर्थ वेस्ट में आया, यूपी, वेस्टर्न यूपी में और हरियाणा में और पंजाब में। ठीक है, इन एरिया में ज्यादातर आया, और वेस्ट बंगाल में थोड़ा बहुत था, बाकी नॉर्थ ईस्ट टोटल वहां पे ध्यान नहीं था। तो इसीलिए अब हमने लाया, ये प्रोग्राम लॉन्च किया। देखिए एक स्कीम आई थी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, आपने पढ़ी होगी। ठीक है, उसके अंडर एक प्रोग्राम लॉन्च किया गवर्नमेंट ने, ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया। ये उसके अंडर एक सब स्कीम है, किसके अंडर सब स्कीम है आपको याद रखना है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंडर। तो अब मतलब हम 7 जो ईस्टर्न स्टेट हैं, उन पे भी हम चाहते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन आए, वहां पे भी वीट राइस पे फोकस किया जाए, इरिगेशन पे फोकस किया जाए, फार्मर को क्रेडिट दिया जाए, लोन वगैरह सस्ते रेट पे। ठीक है, ये भी ग्रीन रेवोल्यूशन का हिस्सा था। फिर आपको इरिगेशन, ये एग्रीकल्चर में और क्या पढ़ना है आपको, इन चीज़ों पे आप और ज़्यादा डिटेल में भी पढ़ना, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है, और थोड़ा बहुत आइडिया दे रहा हूँ। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP, आपको पता है ये किस्म की सब्सिडी है, सरकार देती है फार्मर को। ठीक है, मतलब अगर फार्मर के लिए अनाउंस करती है कि अगर फार्मर जो है कुछ, ये अभी अभी हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। बेसिकली ऐसे कि क्रॉप्स उगाने से पहले ही गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है, बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप, कि आपको हम ये राइस की क्रॉप है, ये हम इतने रुपए में इतना एक कुंटल हम इतने रुपए में लेंगे, या एक टन हम इतने रुपए में लेंगे आपसे, अगर आपको इससे कम मार्केट में प्राइस है। तो ये मतलब इसका मेन मकसद है कि अगर मार्केट में प्राइस कम होगी है, मार्केट में प्राइस कब कम होगी, जब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है, सप्लाई ज़्यादा हो जाती है,
तो जब सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, बम्पर मतलब प्रोडक्शन हो जाती है, तो प्राइसेज़ मार्केट में कम हो जाती हैं, फार्मर को नुकसान हो सकता है। तो उस टाइम फार्मर को मोटिवेट करने के लिए नहीं भाई आप राइस उगाओ, ठीक है, वरना फार्मर तो राइस उगाएंगे नहीं, बोलेंगे यार राइस हर कोई उगाता है, प्राइस कम हो जाएगी, हमें क्या फायदा होगा। तो अगर कम इसे हर कोई फार्मर यही सोचने लग जाएगा, तो फिर तो भूखमरी से ही इंडिया मार जाएगा। ठीक है, तो इसलिए फार्मर को मोटिवेट करने के लिए और प्राइस के अगेंस्ट प्राइस कम हो जाए मार्केट में, तो उसके अगेंस्ट सपोर्ट करने के लिए सरकार एक एमएसपी अनाउंस करती है और कहती है कि अगर इससे कम मतलब फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं 1800 रुपया, मतलब 1800 इसने अनाउंस कर दिया। अब अगर मार्केट में 1500 पे बिक रहा है, तो फार्मर जो है 1500 पे क्यों बेचेगा, वो 1800 पे सरकार को बेचेगा। और सरकार इस फूड का क्या करेगी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है, ठीक है, उसके ज़रिए पीडीएस सिस्टम जो है, ये फेयर प्राइस शॉप पे जाता है, ठीक है। पहले ये फूड कॉर्पोरेशन खरीदती है फार्मर से, वो अपने पास स्टोर करके रखती है गोदाम में, और उससे फिर ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को मतलब पॉसिबल बनाने के लिए जो पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके ज़रिए बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों को और अबव पॉवर्टी लाइन भी कुछ लोगों को, मतलब ये जितने लोग कवर्ड हैं रूरल एरिया में 75%, आपको पता होगा एनएफएस से, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, वो पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो उसके तहत वो मतलब स्कीम गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है। अब इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो इसको ये भी बोलते हैं कि ये किस्म का मार्केट इंटरवेंशन है। मार्केट इंटर मतलब सरकार जो है वो मार्केट में इंटरवीन कर रही है, वरना ज़्यादातर तो डेमोक्रेसी में या फ्री मार्केट सिस्टम में सरकारें इंटरवीन नहीं करती हैं, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मार्केट में इंटरवीन करती है, इंटरफेयर कर रही है, क्योंकि मार्केट के प्राइस को गवर्नमेंट रेगुलेट कहीं ना कहीं चेंज करने पे लगी हुई है, ठीक है। और ये अगर शार्प फॉल हो जाए प्राइसेस में, मैंने आपको बता दिया, तो उसके अगेंस्ट दिया जाता है एक किस्म की गारंटी प्राइस है। फार्मर को बोला जाता है कि इतना तो गारंटी है आपको, एमएसपी पे तो कम से कम मिल ही जाएगा आपको, मतलब अगर आपको मार्केट में कम रहेंगे तो कम से कम 1800 रुपये पे तो आप बेच ही सकोगे, ठीक है। तो ताकि फार्मर को डिस्ट्रेस सेल ना करना पड़े। डिस्ट्रेस सेल क्या होता है, डिस्ट्रेस सेल होता है जब फार्मर बोलता है यार, मतलब मान लो कि 50 रुपए ही पे ही बेचने जा रही, 200 रुपये पे ही बिके, बस बिके से, ठीक है। तो वो कम प्राइस पे ताकि ना बिके, ठीक है। डिस्ट्रेस सेल वो होता है। तो फार्मर को डिस्ट्रेस सेल से प्रिवेंट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार एक गारंटी के तौर पे एमएसपी अनाउंस करती है। ये अभी सब क्रॉप्स के लिए अवेलेबल नहीं है, सिर्फ 24 क्रॉप्स के लिए, ठीक है, वो हम आगे आगे पढ़ेंगे। अच्छा, ये कितनी होगी एमएसपी, ये कौन डिसाइड करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये याद होना चाहिए कि एमएसपी कब अनाउंस होती है, बिफोर द बिगिनिंग ऑफ सोइंग सीजन, मतलब अभी फार्मर ने उगाई नहीं है क्रॉप, उससे पहले अनाउंस की जाती है, ठीक है, ये याद रखना, उससे पहले, सोइंग से पहले, हार्वेस्टिंग से नहीं, हार्वेस्टिंग से कुछ रिलेशन नहीं एमएसपी का, ये याद रखना। बिफोर सोइंग, उगाने से पहले, इससे आ सकता है। सर्टन क्रॉप, नॉट ऑल क्रॉप, सारी क्रॉप पे अनाउंस नहीं होती है। और ये कितनी रखी जाती है कौन बताता है, ये गवर्नमेंट को एक कमीशन है, वो कमीशन रिकमेंड करता है, ठीक है, सिर्फ एडवाइस देता है, मतलब रिकमेंड करता है, गवर्नमेंट माने या ना माने गवर्नमेंट की मर्जी है, बट रिकमेंड कौन करता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर ऑफ कॉस्ट एंड प्राइसेस। और ये स्टैट्यूटरी, ये 1985 में ये बना हुआ है, ठीक है। और ये कैबिनेट कमेटी एक थी, ठीक है, बाई कैबिनेट, ये जो हाँ, ये बाई मैंने क्यों लिखा कि इसको अनाउंस कौन करता है, फिर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, ठीक है। तो याद रखना है, रिकमेंड कौन करता है, सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, किसको रिकमेंड करता है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर को, फिर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर आगे से मतलब अनाउंस करती है कि हाँ इतनी एमएसपी रहेगी इस क्रॉप पे। टोटल क्रॉप इसके अंडर कितनी है, 24 क्रॉपें हैं, ठीक है, 24 क्रॉप हैं इसके अंडर एमएसपी के अंडर, जिसमें ये आपको बता देता हूँ, 7 सीरियल्स हैं, सीरियल्स भी हैं इसमें, मतलब ज्वार बाजरा, मेज, वीट, बार्ली, 5 पल्सीज भी हैं। तो आपको याद रखना है, एमएसपी सीरियल पे भी अनाउंस होती है, पल्सीज पे भी अनाउंस होती है, ठीक है। और ऑयल सीड्स पे भी अनाउंस होती है, यानी मस्टर्ड वस्टर्ड, ठीक है, इस पे भी अनाउंस होती है। तो इन तीनों पे अनाउंस होती है, ठीक है। उसके अलावा ये कॉटन पे भी अनाउंस होती है, तंबाकू तंबाकू के लिए भी एमएसपी होती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। और 24 क्राफ्ट है, 24 मतलब ये सारे मिलके कितने बनते हैं, 24। और ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए वो मैंने बता दिया कि जो ये राशन शॉप होती है ना,
फ्री फेयर प्राइस से आप राशन कार्ड दिखाते हैं और जाके लेते हैं, वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के तहत ही यही मतलब जो फार्मर से एमएसपी पे सरकार लेती है और फिर आगे लोगों को गरीबों को देती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू। जो डीलर वीलर से आप जाके ले तो परचेज गवर्नमेंट को पूरी देखो, अगर एमएसपी पे गवर्नमेंट को बम्पर प्रोडक्शन जब होती है ना, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, मार्केट में गलत आ गया, मार्केट में प्राइसेस कम होगी, तो सरकार को फिर इंटायर क्वांटिटी लेनी पड़ती है किस पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। ठीक है, ये कब अनाउंस हुआ था मिनिमम, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, ये कब अनाउंस हुआ था मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाला प्रोग्राम, 19, ये भी ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम ही। ठीक है, फिर ये भी हो गया हमारा। उसके बाद कुछ डायरेक्ट सब्सिडीज होती हैं, कुछ इनडायरेक्ट, इनके बारे में आपको पढ़ना है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट सब्सिडीज होती हैं जिसमें, जो मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ पे चीज़ें देख लेना, ठीक है, पीडीएफ से। डायरेक्टली कैश जो होता है वो फार्मर के अकाउंट में डाल दिया जाता था, जैसे ये आधार वाधार से लिंक करके बैंक के अकाउंट्स में डायरेक्टली कैश डाल दिया जाता है, और फिर फार्मर जाके मार्केट रेट पे बाजार से चीज़ें खरीदेगा, मतलब सीड्स लेने तो मार्केट रेट पे खरीदेगा, लेकिन कैश सरकार दे देगी, कुछ एक कैश। इनडायरेक्ट में क्या होता है, उसको सस्ती मतलब मार्केट से ही सस्ते पे फार्मर को मिलेगा। जैसे ये हमने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देखा कि मतलब खाना ही सस्ते में मिलता है, चावल सस्ते मिल जाते हैं, चीनी सस्ती मिल जाती है, बीपीएल कार्ड अगर आपके पास है, तो वो आ गया इनडायरेक्ट टाइप, उस पे मार्केट रेट पे फार्मर नहीं खरीदता। ठीक है, चीजें ही सस्ती मिलती है, ये देख लेना आप। जैसे एग्जांपल इसमें लोन वेवर आ जाता है, लोन ही माफ कर दे दिया सरकार ने। क्रेडिट फैसिलिटी, अगर आप लोन ले रहा है कोई फार्मर तो उसको सस्ता, उस पर इंटरेस्ट रेट कम देना पड़ेगा। इरिगेशन के लिए पंप खरीद रहा है तो सस्ता पंप मिल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स कम देने पड़ रहे हैं। फर्टिलाइजर सीड्स वगैरह सस्ते मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आ गई इनडायरेक्ट सब्सिडी। फिर आपको मार्केटिंग सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी होती हैं हर एक स्टेट में। ठीक है, ये स्टेचुटरी होती हैं, मतलब इनके लिए लॉ बनाया जाता है, एपीएमसी एक्ट। कौन सी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, स्टेट आपको पता है, स्टेट का सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आएगा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट वगैरह। ठीक है, अभी अलग अलग हर सरकार में, मतलब जो फार्मर चीजें बेचते हैं तो मंडी में बेचते हैं, हर एक स्टेट में अलग अलग मंडी के रूल्स रेगुलेशन है। ठीक है, तो उस वजह से प्रॉब्लम आती है बहुत ज्यादा, मतलब एक स्टेट का फार्मर जो है दूसरी स्टेट में नहीं बेच बेच पाने के लिए, मतलब अलग से उसको बहुत ज्यादा टैक्स वगैरह देना पड़ता है। हार्टिकल्चर प्रोडक्ट इसमें आते हैं, वो मंडी में तबाह हो जाते हैं, जल्दी पेरिशेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए सरकार ने मॉडल एक्ट लाया। सेंटर से मतलब पार्लियामेंट ने लाया, पार्लियामेंट सिर्फ क्या कर सकती है, जब स्टेट का सब्जेक्ट है तो वो सिर्फ मॉडल एक्ट ही ला सकती है। मॉडल एक्ट मतलब वो एक्ट इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता स्टेट में, स्टेट की मर्जी है उसको इम्प्लीमेंट करे या उसके तरीके का अपना एक्ट ले आए। ठीक है, बट स्टेट को कंपेल नहीं किया जा सकता कि ये इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, और सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ई नाम एक ये बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ये अनाउंस किया, ये एक स्कीम है, ये बनाई जा रही है, ये एक ऑनलाइन सिस्टम है जिससे फार्मर, सारी स्टेट के फार्मर उस पे रजिस्टर्ड होंगे। उस ऑनलाइन उनको पता होगा कौन सी स्टेट में कितने प्राइस पे कौन सी चीज बिक रही है, तो उससे फार्मर को मतलब ज्यादा पता चल जाएगा प्राइसेस के बारे में। वरना जो मंडी में होते हैं तो वो सारे लोग कार्टल बना के फार्मर को लूट लेते थे, तो अब फार्मर को इससे फायदा होगा, ऑनलाइन सिस्टम से उनको पता चल जाएगा जहाँ पे महंगी बिक रही है वो वहाँ पे बेचेंगे। ठीक है, बट ये भी क्या है, कंपलसरी नहीं है, स्टेट की मर्जी है, कुछ स्टेट ने लागू किया है, कुछ स्टेट ने लागू नहीं किया, आपने देखना है कौन कौन सी स्टेट ई नाम को ज्वाइन कर रही है। ठीक है, ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, एग्रीकल्चर कमोडिटीज यहाँ पे बिकती हैं। ठीक है, एपीएमसी सारी स्टेट्स की इसमें आपस में लिंक की जाएंगी। ठीक है, ये किस्म की वर्चुअल, ऑनलाइन तो वर्चुअल मार्केट है, मतलब रियल मार्केट नहीं है, बट इसके बैक एंड पे तो कहीं ना कहीं फिजिकल मार्केट रहेगी। मतलब जैसे फार्मर्स ने को पता चला कि हाँ हरियाणा में राइस जो है बहुत महंगा बिक रहा है, फार्मर चाह रहा है जेएनके का, तो मैं वहां पे बेचूंगा। तो अब ये चीजें तो ऑनलाइन उन्होंने एग्रीमेंट कर दिया वर्चुअल मार्केट में, लेकिन बैक एंड पे जो मार्केट भी होगी, मतलब जो नरवाल से वो फार्मर अपना सामान उठाएगा, ट्रकों में भरेगा, वहां पे बेचेगा, तो बैक एंड पे इस पे एक फिजिकल मार्केट भी रहती है। फिर ये पढ़ना आप ट्राइफेड के बारे में, ये ट्राइबल की कोऑपरेटिव है, एग्रीकल्चर कमोडिटीज में डील करती है, ट्राइबल कोऑपरेटिव है और इसलिए ट्राइबल मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंडर आती है। ठीक है, ये कोऑपरेटिव है। ठीक है, कोऑपरेटिव, इसके बारे में और देख लेना, इसी पीडीएफ से देख लेना।
हेडक्वार्टर वगैरह इसके देख लेना। फिर इसी तरीके से नाफेद है, ठीक है, ये भी एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आती है, ठीक है। कब बनी थी? 1958 में, ये याद रखना, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसके? न्यू दिल्ली में। और 4 रीजनल ऑफिस हैं, वो कहाँ कहाँ पे हैं? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई। फिर ये नेशनल स्पॉट एक्सचेंज इसी नाफेज ने बनाई है, ठीक है। कब बनाई थी? 2008 में। नेशनल स्पॉट एक्सचेंज ये भी उसी ई नाम की तरह ही होती है, ऑन स्पॉट यहाँ पे मतलब डीलिंग होती है। ये ई नाम को फंड करने के लिए पैसा कहाँ से आता है? ये आता है एग्रीटेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, सरकार ने बनाया है, उसके तहत आतिफ, ATIF आतिफ फंड से। फिर ये अपेदा ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर वगैरह कहाँ है? ये एक्सपोर्ट वक्सपोर्ट से डील करती है, फार्मर को सब्सिडीज देती है ताकि फार्मर एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट करें। तो इनके बारे में भी आपने पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी हो गया, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया इस वीडियो में, मेरा मकसद यही था कि आपको चीज़ें कम बताऊँ, मतलब पर ये बताऊँ कि आपको पढ़ना क्या है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। मुझे लगता है कि मैं जो प्रॉब्लम यही बच्चों को आ रही थी, उनको पता नहीं चला था एग्रीकल्चर में क्या क्या पढ़ना है। तो ये जो मैंने वीडियो बताई, इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। आप इतना करोगे तो आपका सफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। बाकी क्राफ्ट पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए इतने काफ़ी है। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।